तो प्यारे बच्चे लोग, आप सभी जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्लास 12th का सबसे VVI टॉपिक। इस टॉपिक को अगर हम ठीक से पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे तो पढ़ ही लिए होंगे, फिर आज आपका रिव्यू हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। आपको पता है कूलम्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। और कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस जब कूलम्स लॉ से आते हैं तो बच्चे सॉल्व करने में दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग चर्चा करते हैं कूलम्स लॉ से। तो आपको ये पता है कि 2 पॉइंट चार्जेस, लाइक होता है वो रिपेल करता है, और लाइक जो होता है जो अट्रैक्ट करता है। ओके, तो चलिए कूलम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इसको जानना समझना बहुत ही जरूरी है। तो कूलम्स लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं, किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज होना चाहिए और चार्ज मस्ट बी स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। तो थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, फिर इस पे न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, कुछ इसके कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा करेंगे कि लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। ये नेचर हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर ये चार्ज स्टैटिक है और अट्रैक्शन और रिपल्सन दो चार्ज के बीच है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन पे किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा जब उसके बीच के सेपरेशंस को हम घटाते चले जाएंगे। अगर दोनों के बीच के सेपरेशन को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसके सेपरेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज हमको जानना है थ्रू द लॉ। ये लॉ हमें यही बताएगा कि 2 पॉइंट की चार्ज के बीच के सेपरेशन चेंज होने से फोर्स पे किस तरह का असर होगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड चेंज करने से फोर्स के मैग्नीट्यूड में किस प्रकार का चेंजेज होगा। हाँ, ये लॉ किस कंडीशंस में अप्लाई होगा, ये सभी बात को जान करके इस लॉ को यूज करके हम कई तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस लॉ के कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग कंबाइन करेंगे। इसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सब बातों को हम लोग यूज करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग मैक्सिमम जितना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वाले क्वेश्चंस को भी लेंगे। क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, वह दोनों चार्ज मस्ट बी स्टेशनरी होना चाहिए और चार्ज मस्ट बी पॉइंट होना चाहिए। यानी कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल। ओके, कूलम्स लॉ जो है, सो कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल। दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल। एक बात, बोथ चार्ज मस्ट बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मस्ट बी क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। ओके, अब मान लो दोनों चार्ज Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन R है। तो ये दोनों चार्ज अगर लाइक होगा तो रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के लिए हम लोग एरो बाहर की तरफ दिखाएंगे। अगर दोनों अनलाइक होगा तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। ओके, देखो ध्यान से, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल लाइक है तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन, और अनलाइक होगा तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, सेम सेपरेशन है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। फर्स्ट केस में मान लो ये दोनों लाइक चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है, और सेकेंड केस में मान लो अनलाइक है। जब अनलाइक है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां पर अट्रैक्शन होगा। तो दोनों केस में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सेम है, Q1 Q2 का प्रोडक्ट सेम है, लेकिन एक लाइक यानी कि एक केस में लाइक है, दूसरे केस में अनलाइक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों केस में सेम होगा। बस फर्स्ट केस में क्या होगा, रिपल्सन, और सेकंड केस में क्या होगा, अट्रैक्शन। ओके, तो इसका मतलब है कि दो लाइक चार्ज हो चाहे अनलाइक चार्ज हो, दोनों केस के लिए हम लोग सेम लॉ अप्लाई करेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड के दृष्टिकोण से वेक्टोरियल कंसेप्ट हम बताएंगे। तो अभी हम लोग मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है सो प्रोडक्ट चार्ज के प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट केस हो गया कि ये जो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, वह फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, और इसके बीच की डिस्टेंस को जैसे जैसे चेंज करोगे तो इसके फोर्स में जो चेंजेस आता है उसके लिए जो स्टेटमेंट बताता है कूलम्स लॉ कि फोर्स के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो स्टेटमेंट है, 2 पॉइंट चार्जेस आइदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स
such force is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance. तो इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंडली हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। तो इन दोनों को एक साथ जब हम लिखेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, दो पॉइंट चार्ज यानी 2 पॉइंट चार्जेस, दोनों के ये तो नेचर है कि लाइक चार्ज होगा तो चार्ज के बीच क्या होगा, रिपल्सन। अनलाइक होगा तो एट्रैक्शन होगा, चाहे एट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो। तो 2 पॉइंट चार्जेस आइदर एट्रैक्ट और रिपेल, यहां एट्रैक्शन हो रहा है, दिस इज द केस ऑफ एट्रैक्शन। या तो एट्रैक्शन होगा 2 पॉइंट चार्ज के बीच या रिपल्सन होगा। तो 2 पॉइंट चार्जेस आइदर एट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, दोनों में से कोई एक होगा, रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स F। Such force is directly proportional to the product of charges। हम डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या होता है। And inversely proportional to the square of distance between them। ओके, इस दोनों स्टेटमेंट को कंबाइनली हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं, जो हमने यहां लिया है। इसका मतलब हो गया कि जितना प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बढ़ते जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जितना बढ़ते जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। प्रोडक्ट अगर 2 टाइम्स हो जाएगा चार्ज का तो फोर्स भी 2 गुना हो जाएगा। प्रोडक्ट अगर 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा, तो फोर्स भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा। लेकिन डिस्टेंस के साथ क्या संबंध है, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब डिस्टेंस अगर 2 गुना हो जाएगा तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस को अगर 3 गुना करेंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा, फोर्स 1/9 हो जाएगा, जितना है उसका 9वां भाग हो जाएगा। डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 2 पॉइंट के चार्ज में चेंजेस, मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं करेंगे, यानी दोनों पॉइंट के चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। डिस्टेंस को अगर हम 1/3 कर देंगे है तो फोर्स जितना होगा उसका 9 टाइम्स हो जाएगा, जो इतना r डिस्टेंस में था। r/3 पे क्या होगा, 9 टाइम्स। इस रिलेशन से पता चलता है कि डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यही स्टेटमेंट है एक्चुअली कूलम्स लॉ। और मैं ये मान के चल रहा हूं ये 2 पॉइंट चार्जेस अभी या तो वैक्यूम में है या एयर में है, इस कंडीशंस को लेके चल रहे हैं। तो अब यहां प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, F इज इक्वल टू, आप देखते हैं K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिखते हैं। इस K को हम लोग यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलेंगे, कूलम्बिक कांस्टेंट बोलेंगे, जो भी कांस्टेंट बोल दो। तो ये जो कूलम्बिक कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया, के बदले लिखते हैं 1/4 पाई। अगर जनरलाइज लिखेंगे तो 4 पाई इप्सिलॉन लिखेंगे जनरल फॉर्म में, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं या तो मीडियम एयर है या वैक्यूम है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नोट। और इतना इज इक्वल टू हम लगभग लिखते हैं 9 × 10⁹ मीट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां पर इप्सिलॉन नोट क्या है, इसको आपको जानना जरूरी है। यहां पर इप्सिलॉन नोट तो हम क्लास 11th में ही शुरू करते बच्चे को बताना, वहां पर इसका डायमेंशंस निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं। इस इप्सिलॉन नोट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इप्सिलॉन नोट क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसे लोग बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। और यहां पर इप्सिलॉन नोट जो अक्सर बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में तो खास करके इसका एसआई यूनिट बार-बार पूछता है, डायमेंशंस पूछता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए इसका वैल्यू कितना होता है। ये याद हो या ना, किताब से भी देखते हो 8.854 ही होगा, 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होना चाहिए। आप इसको यूनिट पे चेक भी कर सकते हैं यहां से। ओके, अब ये वैल्यू अगर आपको पता है तो ये हो गया न्यूमेरिकल पर्पस, ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट के लिए ये कूलम्स लॉ को हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कूलम्स लॉ में अगर आप कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ोगे तो कूलम्स लॉ में एट्रैक्शन भी है और रिपल्सन का भी केस है। इस दोनों केस को हमको सिंगल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करना है और सीधे बता देते हैं, क्योंकि बच्चे लोग कुछ ना कुछ पढ़े होंगे कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में अक्सर मैं पूछते रहता हूं, मैं अक्सर पूछता हूं बच्चे को कि मान लो बेटा यहां पर Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्सन के लिए सिर्फ F सिंबल यूज करते हैं, तब भी बच्चे गलती करते हैं। ध्यान से देखो, तो Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा है वो भी F है यहां पर, Q2 जो Q1 पे लगा है वो भी F है। तब भी मैं अक्सर एक क्वेश्चन करता हूं बच्चे को, अक्सर कहीं ना कहीं पूछ देता हूं कि कंफ्यूज करने के लिए, कि मान लो 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 का मैग्नीट्यूड 20 माइक्रो कूलम है
और Q2 का मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम है। तो मैग्नीट्यूड Q1 का बड़ा है, Q2 का छोटा है। इस दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा, तो बताओ Q1 ज्यादा फोर्स लगाएगा Q2 पे या Q2 लगाएगा Q1 पे ज्यादा? ऐसा मैं क्वेश्चन पूछता हूं और बच्चे इसमें से कंफ्यूज करते, कोई बताता है नहीं 20 माइक्रोकूलम का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए 10 माइक्रोकूलम पे ज्यादा फोर्स लगाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात है कि जो फोर्स निकालने, दोनों चार्ज जो एक दूसरे पे लगा रहा है उस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कम है उस पर ध्यान नहीं देना है। जितना Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे, उतना ही Q1 लगाएगा Q2 पे। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। इस तरह कोई क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आप पूछे तो इस पर ध्यान नहीं देना है कि Q1 Q2 में से किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो किसी का कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना फोर्स Q1 एग्जर्ट करेगा Q2 पे, उतना ही Q2 एग्जर्ट करेगा Q1 पे। पहले Q1 लगाएगा कि पहले Q2 लगाएगा? नहीं, दोनों साथ साथ लगाएगा। इन सब बातों को भी ध्यान रखना होगा। इसका मतलब है कूलम्स लॉ में अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन के दोनों फॉर्मूला को हमको रिप्रेजेंट करना है, दोनों चीज को सिंगल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करना है। अब कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप परिचित होंगे। तो कूलम्स लॉ आल्सो ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हमको अगर इसको बिना वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किए इसको यूज करेंगे, तब अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अलग अलग फॉर्मूला यूज करना होगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए सेम फॉर्मूला। न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, इसको हमको शो करना है, हमको शो दैट कूलम्स लॉ आल्सो ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसलिए कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में जानना जरूरी है। ओके, वैसे भी तुम जानते हो कि हम जब फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो कोई पार्टिकल का कोई ना कोई पोजीशन होता है। अब वेयर इज पॉइंट चार्ज Q1, वेयर इज पॉइंट चार्ज Q2, तो हर चार्ज का कोई ना कोई पोजीशन होगा। तो जब वेक्टर फॉर्मेट में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो Q1 के पोजीशन को वेक्टर को R1, Q2 के पोजीशन वेक्टर को R2 लेके चलेंगे और दिखाते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में चर्चा करते हैं। तो पहले बोर्ड को हम लोग साफ कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, सीधे लो, यहां पर पॉइंट चार्ज Q1 है, यहां पर मान लो पॉइंट चार्ज Q2 है। Q1 का पोजीशन वेक्टर यहां पर हो गया R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर हो गया R2। अब इसको वेक्टोरियली देखोगे तो ये जो देखो Q2 पे Q1 फोर्स लगाएगा और Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है Q2, तो 1 पे 2 लगाएगा 12, 2 पे 1 लगाएगा F21। यहां पे दो फोर्स हुआ। यहां पे F21 इज फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 और F12 इज फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1। ये दोनों चीज ध्यान रखना है। F21 का मतलब हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 और Q2 और F12 का मतलब हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 और Q1। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, अब ये दो फोर्स यानी कि ये जो हो गया सो Q2 पे Q1 एक्सर्ट कर रहा है और ये Q1 पे Q2 एक्सर्ट कर रहा है। तो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो इस डायरेक्शन को, इस फोर्स के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर डिस्टेंस के फॉर्म में, यहां से मान लो इस पॉइंट को A ले लो, इस पॉइंट को B ले लो, A से B तक का लेंथ, पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन जो होगा वह AB, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो AB को लिख सकते हो वेक्टर R2 माइनस R1 अर्थात R21। अब इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर चाहिए और BA लिखोगे तो BA बराबर R1 माइनस R2 इजकल टू R12 लिखोगे और दोनों का मॉडुलस, AB का मॉडुलस और BA का मॉडुलस सेम होगा, R हो गया, दैट इज सेपरेशन ऑफ चार्ज। सेपरेशन ऑफ चार्ज हमको पता है, दोनों चार्ज Q1 Q2 के बीच का सेपरेशन R हो गया। तो अब F21 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए R21 को मॉडुलस ऑफ R21 से डिवाइड करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं R21 कैप। ओके, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो R21 बाय मोड R2 माइनस R1, बहुत जगह से यूज करता है। ओके, तो देखो अब सीधे चाहो तो तुम लिखोगे F21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, जो हमने फाइनल फास्ट अभी जो हमने कैलकुलेट किया था वही मैग्नीट्यूड होगा। तो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस R स्क्वायर, और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए R21 कैप।
लेकिन इसको तुम बदलना चाहते हो, अलग फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो के Q1 Q2 बाय मोड R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और यहां पर R21 वेक्टर लगा सकते हो, या तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R2 माइनस R1 लिख सकते हो। इस तरह से तुम लिख सकते हो, और तरह से लिख सकते हो कि Q1 Q2 R21 वेक्टर मोड ऑफ R21 का होल क्यूब, इस तरह से लिख सकते हो, आप इतना तरह से लिख सकते हो। सिमिलरली अगर F12 लिखोगे तो F12 में कितना लिखोगे कि Q1 Q2 बाय, अगर पहले इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो R1 माइनस R2 होल क्यूब R1 2 वेक्टर, और इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको लिखोगे कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 क्या। तो इस प्रकार हमें दो इक्वेशन प्राप्त हुआ, फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गया हमें सेकेंड प्राप्त। तो कूलम्स लॉ में जब हम लोग इस कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो Q1 और Q2 पे लगने वाला फोर्स क्रमशः Q2 पे लगने वाला फोर्स और Q1 पे लगने वाला फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब तुम वेक्टर के कॉन्सेप्ट जानते हो, होना चाहिए कि R21 कैप को माइनस R12 कैप लिखा जा सकता है, कि दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मॉडुलस सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो अब इस मान लो F12 में हम क्या करेंगे कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 कैप के बदले माइनस R21 कैप लिखेंगे। अब ये हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R21 कैप हो गया, इसको इक्वेशन मान लो 3। अब गौर से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को अगर यूज करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देख रहे हो विनोद, करने का मतलब देख रहे हो ना, सुन देख रहे हो ठीक से बच्चे लोग, इसको ठीक से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड दोनों का जब उपयोग करोगे तो तुम फाइंड आउट करोगे कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इस प्रकार आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा, यह रिजल्ट दिखाता है कि जितना फोर्स चार्ज Q1 पे Q2 लगाएगा उतना ही Q2 पे Q1 लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ऑबे करता है। साथ ही साथ एट्रैक्शन, अगर दोनों चार्ज लाइक होगा तब भी ये केस एप्लीकेबल होगा, अनलाइक होगा तब भी एप्लीकेबल होगा। कैसे एप्लीकेबल होगा? अगर दोनों चार्ज लाइक है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो जो हमने यूनिट वेक्टर लिया है वो डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। अगर इस दोनों में से अपोजिट साइन होगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव जैसे ही होगा तो वेक्टर पे जैसे माइनस साइन लगेगा वो अपने अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो एट्रैक्शन को दिखाएगा। मान लो 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2। ओके, Q1 बराबर मान लो 4 माइक्रोकूलम है और Q2 बराबर 6 माइक्रोकूलम है, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 30 सेंटीमीटर है। बताओ इस दोनों चार्ज के बीच, यानी Q1 जो Q2 पे फोर्स लाएगा, Q2 जो Q1 पे फोर्स लाएगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या फाइंड आउट कर सकते हो? करते हैं, आपको पता होना चाहिए, कूलम्स लॉ को यूज करेंगे। F बराबर होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K का मान हमने बता दिया था कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लेंगे। ओके, अब देखो यहां पर चार्ज दे दिया कितना, आप लोगों को यह पता होना चाहिए, मैक्रो कूलम का मतलब 10⁻⁻6 कूलम होता है। अगर मिली कूलम लिखा हो तो इसका मतलब 10⁻³ कूलम, नैनो कूलम लिखा हो 10⁻⁹ कूलम, लगभग इसी तरह का आता है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए। और यहां पे 30 हम मीटर नहीं लगा दी, 30 सेंटीमीटर बोले थे, नहीं लिखे हैं। तो देखो यहां पर आपको चार्ज कितना दे दिया है, Q1 बराबर 4 माइक्रोकूलम, अर्थात 4 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 कितना दे दिया है, 6 माइक्रोकूलम, तो 6 × 10⁻⁻6 कूलम, और R बराबर 30 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हो, पहले इसको यूनिट चेंज करना है, तो 0.3 मीटर लिख सकते हैं, 100 से डिवाइड करोगे तो, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो। अब देखो, अब हमको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, तो सीधे F बराबर क्या करना, K का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दो, 9 × 10⁹। Q1 का मान कितना है, देख पा रहे हो, Q1 है 4 माइक्रोकूलम, अर्थात 4 × 10⁻⁻6। Q2 कितना है,
6 इंटू 10 पावर माइनस 6 बाई सेपरेशन कितना है 0.3। तो 0.3 का स्क्वायर कितना होगा आप लोगों को पता है ना, कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। जिसको नहीं पता ध्यान से देख लो, 0.3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1। और चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो इस 9 से 9 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखो 4 को 6 से गुना तो आपको करने आता होगा, 4 छक्के 24 हो जाएगा। अब देखो यहां पे पावर 9 है, ये ऊपर में 2 आ जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। तो 10 टू दी पावर कितना होगा 11 माइनस 6 माइनस 100 कितना होगा -12। और ये रिजल्ट आएगा न्यूटन में, तो क्या होगा 24 इंटू 10 टू दी पावर -1 न्यूटन अर्थात 2.4 न्यूटन। हमको लगता है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर जो नहीं सॉल्व किए हो वो समझ गए होंगे।